नो वन कैन मेक ए नेशन आउट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ मैनी नेशन, ये कहा था क्लाउड ओचिन लेक ने जब भारत को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी। और सेम यही सोच कई फॉरेनर की थी जिनका ये मानना था कि इंडिया अपनी मल्टीपल डाइवर्सिटी के कारण कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 15 अगस्त 1947 को जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया छोड़कर भागी थी, वो डिसीजन इंडिया के लोगों के लिए कहीं से भी सही तरीका नहीं था, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में साइन किया था, उससे इंडिया में 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट के बीच विवाद का बढ़ना और रिलीजन के बेसिस पर होने वाले जंग से लोगों की जान जाने का खतरा भी बढ़ गया था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन भी शामिल था। पर इंडिया और पाकिस्तान के इतने बड़े लेवल पर हुए पार्टीशन के बाद भी इंडियन लीडर्स ने दूसरों की कही बातों को पूरी तरह गलत साबित किया। और इंडियन लीडर्स ने यह काम इंडिया में 3 चीज़ों को अप्लाई करके किया, जिसे हमें इंडिया की 3 सबसे पहली जीत कह सकते हैं। और इंडिया की उसी जीत के बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया, तो उससे पहले कई लोगों ने कई बार कंप्लेन किया था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया है और लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा जैसी कंट्री से लिया गया है, तो फिर उसे बनाने में आखिर 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय क्यों लगा। अब इसका जवाब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू देना चाहूँगा। आज़ादी से पहले एक मुंबई का व्यापारी एक वकील के पास जाता है और उनसे ये कहता है कि कोर्ट उसके बेटे को एक जुर्म के कारण सज़ा देगी जो शायद फांसी भी हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे इस केस से बचा लें। इसके बाद जब वो केस कोर्ट में गया और जज ने उस व्यापारी के बेटे को फांसी की सज़ा सुनाई, इसके बावजूद उस व्यापारी के बेटे को फांसी नहीं हुई। क्यों? जो केस व्यापारी जिस वकील के पास ले गया था वो और कोई नहीं, B.R. अम्बेडकर जी थे। उन्होंने जज से कहा कि आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ इसे फांसी देने की बात कही है, पर आपने ये नहीं कहा कि इस फांसी से उसकी डेथ भी होनी चाहिए, इसीलिए आप इसे फांसी दीजिए, पर उस फांसी से इसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। अब इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण था कि B.R. अम्बेडकर को आखिर लगभग 3 सालों का समय लग गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय हर एक छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखा जो शायद कोई और आदमी ना रख पाता। और सच कहूँ तो हमें इंडियंस को इस बात पे गर्व है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ने लिखा। भले ही उन्हें लिखने में इसे 3 सालों का समय लगा, पर आज के समय इसकी वैल्यू उन 3 सालों से कहीं ज़्यादा है। दूसरा काम जो इंडिया के लिए आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वो था अपने 565 प्रिंसली स्टेट और 17 प्रोविनेंस को मिलाकर एक इंडिया बनाना। आपको जानकर शायद ये शौक लगे, पर इसकी शुरुआत लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। उन्होंने ज़्यादातर भारतीय राजाओं को भारत में जुड़कर रहने के लिए मना लिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर वो इंडिया के साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट ने उनकी ये बात मान ली। लेकिन तब भी लगभग 5 ऐसे स्टेट थे जो इस चीज़ के लिए उस समय रेडी नहीं हो रहे थे, और इन्हीं स्टेट को इंडिया में शामिल करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर किया। वीपी मेनन जहां अपना काम काफ़ी स्मूथली तरीके से करते थे ताकि उनको मिले ये काम काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, और जब ये काम उनके तरीके से नहीं हो पाता तो वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल उन स्टेट के लोगों को इंडिया के साथ जोड़कर वहां के राजाओं को ये दिखाते थे कि वो अपने लोगों के डिसीजन के खिलाफ ही नहीं जा सकते। और इसी तरह दोनों ने मिलकर हमें हमारा आज का भारत दिया। लेकिन उसी समय इंडियन हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक चीज़ हुई, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। इंडिया पाकिस्तान के लिए जहां ये पार्टीशन काफ़ी सेंसिटिव और क्रूअल था, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये बस एक मजाक था, क्योंकि उन्होंने इस पार्टीशन का काम एक ऐसे आदमी को दिया जिसके पास ना तो पार्टीशन का कोई एक्सपीरियंस था, ना ही वो कभी इंडिया आया था, और पार्टीशन के लिए उस आदमी को अधूरा मैप के साथ सिर्फ 5 हफ्ते भर का टाइम दिया गया था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 14 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़कर और अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। निशीथ हजारी, जो कि अपनी किताब मिडनाइट फ्यूरीज में उस पार्टीशन के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि इंडियन लीडर्स चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन यूएस और कनाडा जैसा ही हो, क्योंकि दोनों देशों का कल्चर एक जैसा ही था, पर लाखों लोगों का मरना और औरतों के साथ मिसबिहेव होना सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पार्टीशन का तरीका गलत था। और इसी कारण कई कंट्रीज ने यह मान लिया था कि इंडिया शायद अपने दम पर 5 साल भी सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन इंडियन लीडर्स ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पर मल्टीपल डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, वहां अगर इनको एक साथ रखना है तो ये काम वो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो उन्हें इक्वल राइट, जॉब और एजुकेशन की ज़रूरत थी। इक्वल राइट देने के लिए इंडिया को ज़रूरत थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि उसने आज़ादी के मात्र 3 सालों के अंदर ही बना लिया था, जबकि पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 सालों का समय लगा।
हमारे लीडर्स देश को बेहतर बनाने के लिए अपना हर एक प्लान काफ़ी सोच समझकर एग्जीक्यूट करते थे। जैसे कि 1937 के जनरल इलेक्शन में पूरे इंडिया में सिर्फ 14% लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला था, और ये वो लोग थे जिन्हें उनकी एजुकेशन, इनकम, प्रॉपर्टी और टैक्स पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पर चुना गया था। कई लोगों का मानना था कि इंडिया जैसी गरीब और अनएजुकेटेड कंट्री में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन 1951 की पहली इलेक्शन में 45% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, और ये हो पाया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और कुछ इंडियन लीडर सभी को इक्वल सपोर्ट करना चाहते थे। पर उन दिनों इंडिया की एक प्रॉब्लम ख़त्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती, क्योंकि इसके बाद इंडिया में ज़्यादातर जगह पर इस चीज़ की डिमांड होने लगी कि इंडियन स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनाया जाना चाहिए। लेकिन वहीं नेहरू जी का ये मानना था कि अगर इंडिया के सारे स्टेट को उनके लोकल लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया जाएगा तो इंडिया डिवाइड हो जाएगा। और इसी दो अलग अलग सोच के कारण लोगों ने इस चीज़ को लेकर कई जगह प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें पोटी श्रीरामुलु की डेथ हो गई, जो कि एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। और महाराष्ट्र में भी 107 लोगों की जान चली गई, जो महाराष्ट्र स्टेट की फॉर्मेशन उसी के लैंग्वेज के बेसिस पर करना चाहते थे। इस घटना के बाद नेहरू जी और बाकी इंडियन लीडर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि इंडियन स्टेट की फॉर्मेशन उनकी लोकल लैंग्वेज के बेसिस पर ही की जाएगी, जिसके बाद इंडिया ने 1956 में अपने पहले 14 स्टेट को उनके लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया। अब हमें यहाँ एक बात याद रखना होगा कि अभी तक इंडिया ने जो कुछ भी अचीव किया या आगे चल के जो कुछ भी वो अचीव करने वाला था, उसमें उसने किसी भी कंट्री की हेल्प नहीं ली थी, यानी वो काम उसने अपने खुद के दम पर किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका ओपनली सपोर्ट कर रहे थे, फिर चाहे वो वॉर से रिलेटेड सपोर्ट हो या फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट। इसके बाद इंडियन लीडर्स ने इंडिया के इकॉनमी को भी इम्प्रूव करने का सोचा, क्योंकि यही तरीका था जिससे लोगों को काम भी मिलता, देश की गरीबी भी दूर होती और लोग खुद को एजुकेट भी कर पाते, जो कि इंडिया का उस समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। क्योंकि आज़ादी के बाद इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 6% था, और इसीलिए इंडियन लीडर्स ने इंडिया की प्राइमरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे 5 ईयर प्लान भी बनाए। लेकिन इसे मेजर बूस्ट दिया 1991 की पॉलिसी ने, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे। क्योंकि इससे पहले किसी भी प्राइवेट सेक्टर को अपने छोटे से छोटे डिसीजन के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। पर 1991 की उस पॉलिसी के बाद इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा, आईटी सेक्टर में भी ग्रोथ हुई, देश में गरीबी भी कम हुई और इंडिया का लिटरेसी रेट भी बढ़ा। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया ने उन सभी लोगों को गलत प्रूफ किया है जो ये कहा करते थे कि इंडिया अपने मल्टीपल डाइवर्सिटी के कारण कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा? अगर आप मुझसे पूछो तो शायद पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी भी मल्टीपल डाइवर्सिटी से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी तरह ख़त्म नहीं की गई हैं। जैसे कि दहेज, जो कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट के जज तक भी लेते पकड़े गए हैं, या जात पात से जुड़ी चीज़ें, जैसे कि कर्नाटका में एक दलित ने जब एक वाटर टैंक से पानी पी लिया तो उसके बाद उस वाटर टैंक को अपर कास्ट के लोगों ने काऊ की यूरिन से साफ किया। या फिर अभी भी वो लोग जो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हैं। पर इसका ये भी मतलब नहीं कि हमने कुछ अचीव नहीं किया। अगर आप आज़ादी के बाद की इंडियन हिस्ट्री उठाकर देखो तो इंडिया ने अपनी अचीवमेंट से कई बार वर्ल्ड के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंडिया ने आखिर ये चीज़ अचीव कैसे की। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान 1971 की वो वॉर, जिसे इंडिया ने मात्र 13 दिन में ख़त्म कर दिया, या 1991 की वो इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन के सर्वाइव के पैसे थे, या फिर इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना ये जानते हुए भी कि अमेरिका लगभग 24 घंटे भारत पर नजर रखे हुए है, या फिर हाल में बीते कोरोना वायरस का पीरियड जिसमें अमेरिका जैसी कंट्री सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, उस टाइम इंडियन मेडिसिन ग्लोबल लेवल पर भेजी जा रही थी। और मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि आज़ादी के बाद जिस कंडीशन में रहकर इंडिया ने खुद को एक सुपर पावर कंट्री बनाया है, शायद कोई दूसरी कंट्री होती तो वो सर्वाइव भी ना कर पाती और शायद फिर से वो गुलाम हो जाती। तो ये तो रही वीडियो इंडिया की 3 सबसे पहली विक्ट्री के बारे में। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही डीप रिसर्चेबल वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी वीडियोस लाते रहें। और जाते जाते मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।